हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद जिया क्लासेस। मैं अभिषेक और आप जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होंगी, मैं अभिषेक इस चैनल पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ। क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था और कौन कौन सी हमने टर्म्स पढ़ ली थी। हमने पढ़ ली थी वेट परसेंटेज पढ़ लिया था, हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया था, हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया था एंड हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट्स पर मिलियन। इस वीडियो में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जिसको हम चाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या होता है जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं एंड नॉर्मेलिटी क्या होता है। ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली अपनी कंसंट्रेशन टर्म इस वीडियो की, पहली जिसका नाम है क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल्स क्या होते हैं या मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। मोल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसकी वीडियोस भी आपकी इसी चैनल पे फ्यूचर में दिखेंगी। मोल्स का फॉर्मूला होता है आपका, डिनोट करते हैं मोल्स को ईटा से, ये सिंबल होता है मोल्स का, और फॉर्मूला होता है इसका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास होता है मोल मास ऑफ 1 मोल। स्मॉल w से नोट करते हैं इसको, m से नोट करते हैं। ये m और मोलैरिटी का m डिफरेंट होता है। तो अगर आपको मोल्स का फॉर्मूला प्रॉपर्ली समझ आ गया है या आपको पहले से पता था, तो मोल फ्रैक्शन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ टोटल, द सम ऑफ द मोल्स ऑफ द टोटल सिस्टम। यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमने दो कंपोनेंट माने हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, चाई 1 आ जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और इन द सिस्टम। अगर वैसे तो चाई 2 का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने से अच्छा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम में सारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितना भी कंपोनेंट्स उस सिस्टम में हो। तो अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें इसको, तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो उनके सबके अलग अलग मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर आपने फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता कर लिया है, तो आपको सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस चाय 1, आप 1 में से माइनस कर देंगे चाय 1 को, तो चाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका कौन सी टर्म, मोल फ्रैक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी है आपकी, नेक्स्ट टर्म है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए आपके जो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मोलैरिटी मींस, मोलैरिटी का मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of solution। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन लिया जाता है, ना कि सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि डिनोमीटर में क्या आने वाला है। सॉल्यूशन लिया जाता है मोलैरिटी में। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऐसा यूनिट में है। अगर आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं है, लीटर में नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी में हो सकता है, वो हो सकता है मिलीलीटर में। तो उस केस में क्या कर लेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फर्दर अगर आप इसका एक्सपेंड करेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ml में है वॉल्यूम देन मल्टीप्लाई द टर्म बाय 1000। ये हो गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसी के साथ इसकी यूनिट भी देख लीजिए। मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल। मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर मोल लीटर की पावर -1, या मोल लीटर इनवर्स। इसी को आप बोलते हैं कैपिटल एम। तो कैपिटल एम और मोल पर लीटर दोनों ही यूनिट होती है किसकी, मोलैरिटी की, जस्ट लाइक न्यूटन और केजी पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर की पावर -2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम पे आते हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है आपकी, मोलैलिटी। मोलैलिटी डिनोट करते हैं हम इसको, सिंबल होता है इसका स्मॉल एम। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसमें भी स्टार्टिंग लगभग सेम होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड और मिक्स्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन या मिक्स्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला वही बनेगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये केजी में है तो आप मल्टीप्लाई 1000 से नहीं करेंगे न्यूमरेटर में, और अगर ये ग्राम में है तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, मोलैलिटी। एक बार फिर देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको फर्दर अगर हम एक्सपेंड करें तो फर्दर एक्सपेंड करके आपको क्या मिलेगा, वही मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और केजी में ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, मोलैलिटी का। ठीक है, फिर से इसकी भी यूनिट देख लीजिए। यूनिट क्या होगी इसकी, मोल्स की तो मोल ही होती है डिवाइडेड बाय केजी, और मोल केजी इनवर्स, और इसी को आप बोलते हैं स्मॉल एम।
ये हो गई यूनिट किसकी, मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट हम पढ़ते हैं हमारी हम नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि नॉर्मेलिटी में बच्चों को एक चीज समझ में नहीं आती है जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। तो उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा मोलैरिटी से सिमिलर होता है, बट इससे पहले हम ये नॉर्मेलिटी पढ़े, इससे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना पड़ेगा, वो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता क्या है? जैसे कि मोलर मास आपने पढ़ा है, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल, कि एक मोल का कितना मास है। जैसे कि मैं हाइड्रोजन गैस H2 का 1 मोल लेता हूं, तो उसका कितना मास होगा, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का मोलर मास। तो मोलर मास तो आप लोगों को पता है, पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, और अगर डाउट है तो वो इस चैनल पे आगे वीडियोस आएंगी, क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हम इस वीडियो में भी क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर होता क्या है? मोलर मास पता चल गया आपको, एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये एन फैक्टर यहाँ पे होता है, अगर आपका कंपाउंड एसिड है तब, बेसिक है तब, एंड आयोनिक है या फिर सॉल्ट है तब। अगर आपका कंपाउंड एसिड है तो आप उसकी क्या चेक करेंगे, बेसिसिटी। क्या चेक करेंगे आप, बेसिसिटी। अगर आपका कंपाउंड बेसिक है मतलब क्या चेक करने वाले हैं आप, उसकी एसिडिटी। और अगर आपका कंपाउंड आयोनिक है तो आप क्या चेक करेंगे उस केस में, चार्ज ऑन दी आयंस, चार्ज ऑन आयन। तो बात करते हैं एसिड के केस में बेसिसिटी है, होती क्या है बेसिसिटी। अगर मैं कोई एसिड ले रहा हूं HCl, और मुझे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपको पता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, बेस। तो किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल्स ऑफ बेस लग रहा है, ये होता है उसका बेसिसिटी। कि अगर HCl में कितने एसिड किस बेस पे डिपेंड कर रहा है, किस बेसिस पे आप उसको एसिड बोल रहे हैं, H पॉजिटिव आयन। तो एक H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH चाहिए, एक। तो यहाँ पे जितने H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज होंगे उसके लिए उतने ही क्या चाहिए आपको, OH। और इस केस में आपका जो N फैक्टर है वो क्या हो गया, 1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे हम बात करें H2SO4 की बात करें हम, तो H2SO4 की बेसिसिटी फाइंड करने के लिए या फिर N फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कितने H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक हो रहा है, 2। तो जो 2 H पॉजिटिव आयंस है यही क्या है, इसकी एसिड स्ट्रेंथ है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस, कितना बेस चाहिए, कितने OH चाहिए, 2। तो इस केस में इसका N फैक्टर क्या हो गया, 2। तो एसिड के केस में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कितने H पॉजिटिव आयन में टूट रहा है, उतने ही क्या ले लीजिए आप, OH काउंटर करने के लिए ले लीजिए, और वही क्या हो जाएगा, उसका N फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कंपाउंड है तो उसके केस में भी सेम चीज होगी। बेसिक कंपाउंड के अंदर क्या पाया जाता है, OH नेगेटिव, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिड। तो जितने OH हैं आपके कंपाउंड में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने कितने H पॉजिटिव लिए हैं, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका यहाँ पे एसिडिटी। जैसे कि अगर यहाँ पे बोला जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इनफेक्टर कितना होगा, तो आप इसको ब्रेक करिए किसमें, Ca+2 में एंड OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। इट मींस कि जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो 2 OH आयन से आ रही है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने H पॉजिटिव चाहिए, 2। तो इसका इनफेक्टर कितना हो गया, 2।
तो बेसिक कंपाउंड के लिए एसिडिटी फाइंड करने का मतलब कि बेसिक कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट बात करते हैं, इसके बाद हम उसकी बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। और आयोनिक कंपाउंड में क्या चेक करोगे आप, चार्ज कितना आ रहा है। चार्ज मतलब जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कितना चार्ज आ रहा है, ये क्या हो गया इसका n फैक्टर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका n फैक्टर यहाँ पे निकाला जाता है। हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा इसको आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब n फैक्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इसके ऊपर फॉर्मूला देखते हैं नॉर्मेलिटी का, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला टर्म क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट को जब आप या फिर इक्विवेलेंट मास को जब आप फर्दर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो चल ही रहा था। अब रीअरेंज करिए थोड़ा, यहां चेक देखिए इसको, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या इतना पार्ट आपका मोलैरिटी नहीं है, इतना पार्ट आपका क्या है, पहले ही पढ़ा है आपने, क्या है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी की मल्टीप्लाई किससे कर देता हूं, एन फैक्टर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाती है। ये होता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अगर आप मोलैरिटी की एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या है आपको नॉर्मेलिटी का, ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ये क्वांटिटी, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी क्वांटिटी समझ में आई होंगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको रिवाइज करिए और अपडेटेड रहिए।